अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज जुमे का दिन है, 19 मई आज डेट हो चुकी है। और जैसे कि हमेशा आपसे ये जिक्र किया जाता है कि जुमे की जो क्लोजिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है और हमें ये टेक्निकल ग्राउंड पे इसको चेक करना पड़ता है कि क्या कुछ हो रहा है और मार्केट टेक्निकली किन ग्राउंड्स पे क्लोज हो रही हैं। तो बहरहाल जो कुछ बातें आपसे इम्पॉर्टेंट करनी है जिसका डायरेक्टली मार्केट पर असरात पड़ते हैं वो 3-4 दिनों से बल्कि हफ्ता 10 दिन से जारी अमेरिका में डेट सीलिंग प्रॉब्लम के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि 1 जून 2023 को अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्रंच है वो हो जाएगा। अमेरिका में जो गवर्नमेंट की जॉब करने वाले लोग हैं उनको सैलरी नहीं मिलेंगी या कम मिलेंगी या डिले मिलेगी। इस किस्म की बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि डेट सीलिंग के हवाले से ये तकरीबन हर साल अमेरिका में एक प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम से कोई ऐसी भयानक बात दिखाई नहीं देती कि हम ये कहेंगे अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में कोई एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा या हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक खबरी बातें हैं, अखबारी बातें कि जनाब अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वहाँ डेट सीलिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन ऐसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस किस्म की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर प्रीवेल नहीं करेगी। और यही हमने देखा कि डेट सीलिंग का जो सिलसिला है वो उसको कंट्रोल किया जा रहा है और वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने भी ये कहा कि इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं जेरमी पाल, उन्होंने भी ये कहा कि इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है और अमेरिका का जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट है। चाहे दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 4-5 बैंक अमेरिका में पिछले 2 महीनों में डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और ताज़ा तरीन बैंक हमारा जो डिफ़ॉल्ट हुआ है अमेरिका में वो सॉफ्ट बैंक है जो कि $32 बिलियन पिछले दिनों जो है वो लॉस कर चुका है। तो बहरहाल इसके बावजूद जो डेट सीलिंग है या बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या जेरमी पाल साहब हैं वो हमेशा यही कहते हैं, या ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, वो इस बात का इजहार करती रहती हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अमेरिका इसको कंट्रोल कर लेगा। और ऐसे ही कुछ देखने में आ रहा है और अमेरिका इसको कंट्रोल कर चुका है। अमेरिका की जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसने इसको कंट्रोल करने का इरादा किया है, बातें भी की हैं और इसी का रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक अपने टेक्निकल बैरियर्स को ब्रेक करके ऊपरी सतहों पर जा चुकी हैं। जिस तरीके से हमने ये जिक्र किया था कि 13,740 का एक लेवल था नैस्डैक का, वो ब्रेक होकर मार्केट जो है तकरीबन 150-200 पॉइंट वहां से ऊपर निकल गई। इसी तरीके से S&P का बड़ा इंपॉर्टेंट 4210 का लेवल था, वो भी ब्रेक हो गया और मार्केटें अभी भी हम देख रहे हैं कि इन तमाम टेक्निकल लेवल्स को तोड़ते हुए ऊपरी सतहों पर चली गई है। वजह क्या बताई जा रही है कि जनाब अमेरिका में जो डेट सीलिंग और बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के जो प्रॉब्लम थे उनको तकरीबन कंट्रोल कर लिया गया है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बाजारों में आए हैं और बाजारों में तेजी के जो असरात हैं, जो बातें हैं वो आपके सामने नजर आ रही हैं कि टेक्निकली सारे लेवल्स ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की सतहों पर चली गई हैं। अच्छा, इसके साथ ही जब डेट सेलिंग की हम बात कर रहे थे तो उसी के अगेंस्ट में हमने देखा कि गोल्ड की कीमतें जो है वो कल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गई और काफ़ी अरसे से मैं आपसे जिक्र करता रहा कि $1970 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर ब्रेक हो भी जाता है तो फ्राइडे की क्लोजिंग हमें देखनी पड़ेगी कि फ्राइडे की रात की 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक की जो क्लोजिंग होती है वो क्या 1970 के नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन हमें इंडिकेशंस मिलता है कि अगर 1970 के नीचे गोल्ड की प्राइसेस क्लोज होती हैं तो नेक्स्ट वीक भी हम इस बात का इजहार कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक भी बैनुल अक़वामी बाजारों में सोने की कीमतों में कमी वाकई हो सकती है ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। अच्छा, गोल्ड के गिरने की और जो दूसरी वजूहात सामने दिखाई दे रही हैं, कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि सीरिया जो कि शाम मुल्क उर्दू में कहा जाता है, इसकी काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं और अरब लीग में आज जुमा है, आज से अरब लीग की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, उसके अंदर इसकी शमूलियत एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स छोड़ रही है जिसकी वजह से एक टेंस माहौल वाली जो सिचुएशन थी उसको निगेट किया जा रहा है, जिसकी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में गिरावट आई है और 1970 का इसने सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है। अच्छा, गोल्ड का 1970 का लेवल तोड़ना, हम इसके अगेंस्ट में ये कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स का जो टेक्निकल लेवल था 103.00 का, वो टेक्निकल लेवल भी टूट गया है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 103.20 और 40 के लगभग डॉलर इंडेक्स की मार्केट ट्रेड हो रही हैं। तो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी तमाम चीज़ें हमें ये बता रही हैं
कि स्टॉक मार्केटों में तेज़ी रहेगी। सोना जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे अगर 1970 के नीचे रहता है तो ये डाउनफॉल हो जाएगा, मजीद डाउन हो सकता है। और डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर अगर क्लोज होता है आज फ्राइडे क्लोजिंग में तो डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आ जाएगी, डॉलर बैनुल अक़वामी बाज़ारों में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके वर्सेज जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो और स्विस फ्रैंक की मार्केटों में डाउनफॉल मजीद हो सकता है। बहरहाल आज रात की क्लोजिंग जो है इसको आप ज़रूर चेक में रखें। अच्छा, इसके साथ ही आज हम देख रहे हैं कि हिरोशिमा जापान के शहर में G7 की मुलाकात भी हो रही है। और G7 की मुलाकात जब होती है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब ये G7 हो, G20 इनकी मुलाकातें होती हैं और बड़े पीसफुल माहौल में अगर ये मुलाकातें होती हैं तो इसके पॉजिटिव सेंटीमेंट जो हैं वो बाज़ारों में आते हैं। तो आज इसकी क्लोजिंग में हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है। हिरोशिमा में ये मुलाकात हो रही है G7 जिसके अंदर अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली ये तमाम ममालिक शामिल हैं। इसमें याद रहे कि G7 में चाइना और रूस शामिल नहीं है। ये एक सो कॉल्ड ग्रुप बनाया हुआ है, तकरीबन आप समझ लीजिए कि यूरोप और अमेरिका के ममालिक ने। और इसमें ज़ाहिर है ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर हैं। जिस तरीके से हम नेटो को देखते हैं, नेटो में भी जो तकरीबन 19-20 कंट्रीज़ हैं वो भी अमेरिकन बेस या अमेरिकन लॉबी जो है उसके अंदर काम करती है। और इसी तरीके से G7 है, G20 है, इसके अंदर भी इन्हीं का अमल दखल ज़्यादा देखने में आता है। तो बहरहाल आज ये हिरोशिमा में मुलाकात हो रही है और लेकिन इस मुलाकात में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू सामने नज़र आ रहा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि एट सडन एक सरप्राइज विजिट होगा ज़ेलेंस्की का, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का वहां पर आना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लीव कर सकता है कि जनाब G7 जो है फुल सपोर्ट कर रहा है, नेटो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। अब ये टेंस माहौल क्रिएट कर सकता है अगेंस्ट रूस और चाइना के, क्योंकि G7 मुलाकात हो, G20 हो, जिस मुलाकातों में चाइना और रूस शामिल नहीं होता, हम ये देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ ज़हनी एक प्रॉब्लम है कि और वो उनके आसाब पर हावी है और वो है चाइना के। चाइना जो है बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो उसका शरह-ए-नुमा बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के हवाले से बहुत ज़्यादा जाना पहचाना जा रहा है, इस हवाले से कि पूरी दुनिया में चाइना जो है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरी दुनिया पे छा जाएगा। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और ये सारे G7, G20 और नेटो ममालिक जो है वो चाइना और रूस के खिलाफ बातें करते रहते हैं। बहरहाल आज G7 की जो मुलाकात है उसके अंदर ज़ेलेंस्की साहब जो आएंगे, वो ये कहा जा रहा है कि G7 फुल सपोर्ट करेगा और जो यूक्रेन का 2023 और 2024 का जो बजट है उसको फुली सपोर्ट मिलेगी G7 ममालिक की जानिब से। बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे। और ये G7 की जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे वो बरोज संडे, यानी कल सैटरडे संडे क्लोजिंग मार्केट क्लोज रहती है, तो संडे की नाइट को जो क्लोजिंग होगी G7 के जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे उसका इम्पैक्ट मंडे मार्केट ओपनिंग पर हो सकता है। तो बहरहाल इसको आप लोग चेक में रखिएगा कि संडे को G7 के क्या कमेंट्स आते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा। आज अमेरिकी जो सेंट्रल बैंक है यानी फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरमी पावेल की आज स्पीच होगी शाम में। और उनकी स्पीच को ज़ाहिर है पूरी दुनिया बड़े गौर से सुनती है और समझने की कोशिश करती है और क्लू ढूंढने की कोशिश करती है कि आइंदा अमेरिका के सेंट्रल बैंक की जानिब से क्या कोई शरह सूद में इजाफा किया जाएगा या पॉज किया जाएगा। कल हमारे पास फेडरल रिजर्व बैंक की एक खातून प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक बयान हमें नज़र आया और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका इस वक्त अभी पॉज करता हुआ दिखाई नहीं देता, अमेरिकी सेंट्रल बैंक पॉज नहीं करेगा, बल्कि उन्होंने ये इशारा दिया था कि अमेरिका आइंदा भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। अच्छा, ये इंडिकेशंस जब हमें सामने नज़र आते हैं तो हमें यहाँ से ये इंडिकेशंस भी दिखाई दे रही है कि अमेरिका में ट्रेड होने वाला WTI क्रूड ऑयल की मार्केटों में तेज़ी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। हम ये जानते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें की जाती हैं या इंटरेस्ट रेट उस वक्त बढ़ाया जाता है जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस हायर नोट्स पर चल रही हों, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में और पूरी दुनिया में जो ब्रेंट ऑयल है या WTI क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो $5-6 में, $5-6 में रेंज बाउंड हैं, यानी 67, 68, 70, 71, 72, 73 के लगभग मार्केटें पिछले 15-20 दिनों से चल रही हैं। आज ये इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं कि जनाब प्रेसिडेंट
जो एक खातून है फेडरल रिजर्व बैंक की, जब ये इंडिकेट कर रही हैं तो इट मींस कि अमेरिका में और पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा ऊपरी सतहों पर जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जब ये ऊपर सतहों पर क्रूड ऑयल एनर्जी सेक्टर के प्राइसेस जाते हैं तो बाज़ारों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एनर्जी सेक्टर में आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि नेचुरल गैस को बहुत गौर से आप लोग देखिए। नेचुरल गैस की प्राइसेस जो कि चंद साल पहले $16 अपने तारीखी बुलंदी पे खड़ी हुई थी, आज हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस 1.6, 1.7 या $2 के लगभग मार्केट चल रही है। तो इसको आप देखिए कि नेचुरल गैस की प्राइसेस डाउन क्यों आ रही हैं और नेचुरल गैस की प्राइसेस में क्या पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि मार्केटें ऊपरी सतहों पे जाएंगी या नहीं जाएंगी। इसको ज़रा वॉच करना है। आप भी देखिए, मैं भी नेक्स्ट अपनी स्पीच में नेचुरल गैस के हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करूंगा, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि नेचुरल गैस पर अपनी तवज्जो को मरकूज रखें। अच्छा, इसके साथ ही कल मैंने आपसे तमाम लोगों से टर्की के इलेक्शन के हवाले से भी जिक्र किया था। टर्की के इलेक्शन को आप लोग जहन में रखिए कि सिनोन ओगैन साहब हैं, वो जिसकी तरफ झुकेंगे वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाएगा, चाहे वो तैयब एर्डोगन हो या कमाल किलीकुर्दोगलू हो, वो वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिकन लॉबीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश में लगी हैं कि कमाल किलीकुर्दोगलू तैयब एर्डोगन को फेवर ना करें, बल्कि सिनोन ओगैन साहब वो तैयब एर्डोगन को फेवर ना करें, बल्कि वो कमाल किलीकुर्दोगलू को फेवर करें। तो इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि टर्की में जो तैयब एर्डोगन का दौर है वो ख़त्म हो सकता है। इसका हमें पता चलेगा 28 मई को। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आप लोग नज़र रखें और देखिए कि टर्की में क्या कुछ हो रहा है और इसके असरात गोल्ड की मार्केट, सिल्वर की मार्केट और ओवरऑल मार्केट पर क्या पड़ता है। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान में आपके सामने हैं हालात। पाकिस्तान में डॉलर ना रुकने का उसने तहिया किया हुआ है और 300 रुपये से ज़्यादा यानी 302, 304, 305 पे ओपन मार्केट में डॉलर की खरीदो फरोख्त जारी है। सुनने में यही आ रहा है और इसको आप भी चेक करें कि क्या कुछ हो रहा है। डॉलर की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा, ज़ाहिर है पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा होगा। पाकिस्तान में जो ग्रॉसरी आइटम है, पाकिस्तान में जो किचन आइटम है, उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा। ज़ाहिर है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और इम्पोर्टर्स के लिए जब डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ता है और इसमें इजाफे के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ये उस वक्त की बात है जब डॉलर 150 और पौने 200 रुपये चल रहा था। मैंने तब भी आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमतों में इजाफा मुस्तकिल बरकरार रहेगा और उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कि पाकिस्तान की जो तिजारती रेशो है यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशो है उसके अंदर 70% हमारी इम्पोर्ट्स हैं और 30% में 25-30% हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब हमारी एक्सपोर्ट इतनी कम होगी तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम अपने पाकिस्तानी रुपीज़ को अप्रिशिएट कर सकें? ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान में डॉलर की कदर कीमत में इजाफा होता चला जाएगा और कल की अखबारात की सुर्खियां लगी हुई थी बिजनेस पेज में कि जनाब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने एक बहुत ख़तरनाक एक कमेंट कल दिया था कि सितंबर के महीने में पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व जो कि पिछले एक साल पहले $26 बिलियन थे वो महज $2 बिलियन रह जाएंगे। तो ये आपके सामने सारी डायरेक्ट इसकी इम्प्लीकेशन सामने नज़र आती है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, पाकिस्तान में इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं। अब पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारी चीज़ों पे इंपोर्ट्स पे पाबंदी भी लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इंपोर्टेड आइटम जो है वो बेतहाशा इंपोर्ट किए जा रहे हैं। लग्जरीज गाड़ियाँ आपके सामने सड़कों पर खुली घूम रही हैं और वो लग्जरीज गाड़ी जो कि करोड़ों में चली गई हैं, जब आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं या पेमेंट उसकी डॉलर में करते हैं तो डॉलर को पर लग जाते हैं। तो बहरहाल इसी हवाले से मैंने पहले भी कहा था कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए हमें से नो टू इम्पोर्टेड आइटम्स कहना चाहिए ताकि हम अपनी पाकिस्तानी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और हालात हम बेहतर कर सकें। महंगाई की जो एक वबा है, बीमारी है या एक जिन है जो बोतल से निकल चुका है, उसको हम वापस उसमें डाल सकें। तो बहरहाल ये ख़तरनाक हद तक बातें चल रही हैं, लेकिन इस के जनाब पाकिस्तान का फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो सिर्फ $2 बिलियन रह जाएगा
और हम एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे खड़े हुए हैं, क्योंकि IMF की स्टाफ लेवल मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। पाकिस्तान को IMF की तरफ से एक ढेला नहीं मिल रहा है और सिर्फ बातें और स्टाफ लेवल मीटिंग तक हमें टरखाया जा रहा है, और ना तो हमें सऊदी अरब कोई फंड दे रहा है और ना ही मुत्तहदा अरब इमारात हमें कुछ दे रहा है। वो सिर्फ बातें हैं, या फिर चाइना हमें जो उसने हमें ऑलरेडी जो लोन दिया हुआ है उसको वो रोल ओवर की बात की जा रही है कि इसको रोल ओवर किया जाएगा, रोल किया जाएगा, जिसमें $1 बिलियन और $1.5 बिलियन जो है डिफरेंट बैंकों से हमने हासिल किया हुआ है। तो ये एक संगीन सूरत हाल है, और ये संगीन सूरत हाल का वाहिद हल यही है कि हमारे यहाँ जल्द अज जल्द एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि हालात बेहतर हो सकें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, बाहर से लोग पाकिस्तान में आ सकें, पाकिस्तान में जो तिजारत है वो बेहतर हो सके। और ये उसी वक्त हो सकता है जब पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का हर शख्स, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जल्द अज जल्द, जिसमें अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, हमारी फौज है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी हुकूमत है, वो सब मिलकर पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ताकि हमारे हालात बेहतर हो सकें। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं, पाकिस्तान में भी ग्रीस वाले हालात हो जाएं कि जो ग्रीस में हमने 2010 में जो डिफॉल्ट होने वाली सिचुएशन देखी थी, पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट खड़ा हुआ है। और बैनुल-अक़वामी बाज़ारों में भी पाकिस्तान का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपनी निचली सतहों पर चल रहा है। ये सारी जो बातें हैं, ये मामलात उसी वक्त सही होंगे जब पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ की गई हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि जनाब जो डिफॉल्ट होने वाली सिचुएशन है, पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट बिल है उसमें जब हमें एक्सपोर्ट बिल पेमेंट करने के लिए डॉलर की मार्केट में चाहिए होता है, डॉलर की पेमेंट करनी होती है, डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो डॉलर की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। ये 300 रुपए चल रहा है, या 310, 320, 350 भी हो सकता है, क्योंकि आपके सामने है जब तक हम अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें मुस्तकिल बढ़ती रहेंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज।